हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत धारा। इसके पहले हम लोग दो चैप्टर पढ़ चुके हैं। पहले चैप्टर में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत विभव तथा धारिता के बारे में। बच्चों, पिछले दो चैप्टरों में आवेश स्थिर था, मतलब कि आवेश किसी अपने स्थान पे क्या था, फिक्स था। अगर दो आवेश फिक्स थे तो उनके बीच में कितना वैद्युत बल लग रहा था, कूलाम के नियम से हमने जाना। और कोई अगर एक आवेश था तो उसके चारों तरफ कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था, इसके बारे में हमने देखा। उसके बाद हमने पढ़ा गाउस का नियम। और अगले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा कि वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभवांतर क्या होता है, वैद्युत विभव ऊर्जा क्या होती है। और उसके आगे हमने ये पढ़ा कि वैद्युत धारिता क्या होती है, संधारित्र क्या होते हैं। इन सारे टॉपिक्स में जो वैद्युत आवेश था वो स्थिर था। लेकिन अब इस चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में, आवेश स्थिर नहीं रहने वाला है। आवेश क्या होगा, गतिमान होगा। आवेश के गति से ही एक नई फिजिकल क्वांटिटी, एक नई भौतिक राशि बनेगी जिसको हम वैद्युत धारा कहते हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि पिछले दो चैप्टर में हम लोगों ने जो पढ़ा है, आवेश के स्थिर होने से जो जो उसके गुणधर्म उत्पन्न हो रहे थे उन सारे गुणधर्मों के बारे में पढ़ा। अब जब कोई आवेश गतिमान होगा तो वो किन किन तरह के भौतिक राशियों को उत्पन्न करेगा और उन भौतिक राशियों के गुणधर्म क्या होंगे उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो आवेश के गतिमान होने से ही स्टार्ट हो जाता है वैद्युत धारा, और उसके आगे और सारी भी भौतिक राशियां मिलेंगी जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है, आवेश के गतिमान होने से ही स्टार्ट होता है। इसलिए इस चैप्टर को हम भौतिक विज्ञान के एक नए शाखा के अंदर पढ़ते हैं और उस शाखा का नाम है वैद्युत गतिकी। इसके पहले जो हमने शाखा पढ़ा है, जो भाग पढ़ा है, वो स्थिर वैद्युतिकी था। उसमें आवेश क्या था, स्थिर था। ये क्या है, वैद्युत गतिकी है। इसमें वैद्युत क्या होगा, गति की अवस्था में होगा, आवेश गतिमान होगा। और आवेश के गतिमान होने से जो पहली फिजिकल क्वांटिटी बनती है, जो पहली भौतिक राशि बनती है, वो वैद्युत धारा होने वाली है। तो हमारा जो पहली, इस पूरे चैप्टर का भी नेम वैद्युत धारा है, और हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, वैद्युत धारा होने वाला है। बच्चों, इस पूरे चैप्टर में अगर कहीं मैं विद्युत धारा को वैद्युत धारा कहूं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि विद्युत धारा और वैद्युत धारा दोनों एक ही चीज होता है। दोनों शब्दों में कोई अंतर नहीं होता है। कहीं कहीं इसी को वैद्युत धारा लिखा गया है, इसी को विद्युत धारा लिखा गया है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट ही होता है। तो आपको इस पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कहीं वैद्युत धारा लिखा गया हो और कोई विद्युत धारा बोले तो भी कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। हिंदी के शब्द हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। तो हम वैद्युत धारा और इस चैप्टर में जो भी चीजें आने वाली हैं उसको हम पढ़ने वाले हैं। आपको अगर ये वीडियो, अगर मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोग चैनल पे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज ही स्टार्ट करते हैं अपना ये थर्ड चैप्टर। और थर्ड चैप्टर का ये जो फर्स्ट टॉपिक है, इंट्रोडक्शन पार्ट ही है। इसमें पूरा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। वैद्युत धारा के बारे में आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा था, लेकिन फिर भी यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा। इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी, आपको एक भी चीज छोड़ा नहीं जाएगा। तो अभी आपने ये समझा कि जब आवेश गतिमान होता है तो किसी भी तार में, किसी भी चालक में वैद्युत धारा उत्पन्न होती है, ठीक है ना। यानी कि किसी तार के अंदर अगर आवेश क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो उसमें एक नई भौतिक राशि उत्पन्न हो जाएगी जिसको हम वैद्युत धारा कहते हैं। यानी कि वैद्युत धारा के लिए आवेशों का प्रवाह क्या है, जरूरी है। एक फिक्स डायरेक्शन में आवेशों का प्रवाह क्या है, जरूरी है। तो हम कैसे एक फिक्स डायरेक्शन में आवेशों का प्रवाह कराते हैं ये भी देखेंगे। किसी भी चालक तार में किस प्रकार से वैद्युत धारा उत्पन्न करते हैं ये भी देखेंगे। इन सारे कॉन्सेप्ट को फील के साथ आपको बताया जाएगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इसकी कुछ बेसिक चीजें कि वैद्युत धारा का डेफिनेशन, परिभाषा क्या होता है। तो इसका सामान्य सा परिभाषा है, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आवेश प्रवाह के दर को हम क्या कहते हैं,
वैद्युत धारा कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई चालक है तो इसमें किस रेट से ये आवेश इसके अंदर क्या कर रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं। अभी हम तार में बताएंगे कि तार के अंदर क्या क्या होते हैं, क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अंदर परमाणु कैसे होते हैं, दोनों की स्थितियां क्या होती है, सब चीज हम समझने वाले हैं। लेकिन इस वैद्युत धारा के बारे में कुछ बेसिक चीजें हम जान लेते हैं। तो पहला इसका डेफिनेशन हमने समझा, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और इसका जो इसको हम प्रदर्शित करते हैं, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो आई से होता है। आई इक्वल टू क्या, कहीं भी दर लगे, दर का मतलब क्या होता है, समय से भाग होता है। किसका दर, आवेश प्रवाह का दर, मतलब कि आवेश अपान जो टाइम होता है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। ये आई क्या है, वैद्युत धारा है, ये आवेश है, और ये क्या है, टाइम है, मतलब समय है। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला इसका बनता है आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ठीक है, ये तो इसका मैक्रोस्कोपिक फार्मूला है, बृहद स्तर पे इसका फार्मूला है। इसका अगर इंस्टेंटेनियस धारा का अगर हम फार्मूला देखें, माइक्रोस्कोपिकली देखें, तो मान लीजिए कि अगर क्यू चार्ज टी टाइम तक क्या करे, इसके अंदर फ्लो करता है, तो आई बराबर क्यू बाई टी हो जाएगा। लेकिन अगर डी क्यू चार्ज कितना हो, डी क्यू, और डी टी टाइम तक फ्लो करे इसके अंदर, तो आप यहाँ पे एक इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसी धारा आई को लिख सकते हैं। आवेश यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी क्यू, बहुत छोटा सा आवेश, बहुत कम मात्रा में आवेश बटे में जो एक बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल, बहुत ही छोटा सा समय अंतराल। अगर इसको अगर डिवाइड किया जाए डी क्यू को डी टी से, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, वैद्युत धारा को ही क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो वैद्युत धारा के क्या हो गए, फॉर्मूले हो गए। अब दूसरी बात आती है इस पे कि वैद्युत धारा का मात्रक क्या होगा। तो वैद्युत धारा का मात्रक, इसका जो मात्रक होता है फॉर्मूले के अनुसार, तो हम देख रहे हैं कि ये ऊपर चार्ज है तो कूलम हो जाएगा, आवेश है तो कूलम हो जाएगा, नीचे टाइम है, समय है तो क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। एम्पियर नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, तो उनके सम्मान पे इसका जो मात्रक रखा गया, मात्रक का जो नाम हुआ वो एम्पियर के नाम पे एम्पियर रख दिया गया, जिसको ए से हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। दूसरी चीज, इसका मापक यंत्र, मतलब कि इसको किस यंत्र से हम मापते हैं, तो इसका जो मापक यंत्र होता है, मापक यंत्र अमीटर होता है। इसको हम किससे मेजर करते हैं, अमीटर से। एक डिवाइस होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम मेजर करते हैं। वो डिवाइस कैसी होती है, एक डिवाइस ऐसी होगी इस तरह से सर्कुलर, उस पे इसका फोकस होगा, उस पे ए लिखा रहेगा, और यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव चार्ज, कुछ ऐसा रिप्रेजेंट किया रहेगा। तो ये तो अमीटर से हम वैद्युत धारा को क्या करते हैं, मापते हैं। और एक और डिवाइस होता है जिसको हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर, एक और यंत्र होता है जिसको हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ये डिटेक्ट करता है, ये क्या करता है, ये मेजर करता है, और ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है। कहीं पर भी थोड़ा सा भी कहीं करंट फ्लो कर रहा होगा तो उस करंट को ये क्या कर देगा, डिटेक्ट कर देगा, मतलब बता देगा कि वहां पे क्या हो रहा है, कि करंट क्या हुई है, वैद्युत धारा क्या हुई है, उत्पन्न हुई है। तो इसका मापक यंत्र हो जाएगा वो अमीटर हो जाएगा, और इसको डिटेक्ट करने वाला जो यंत्र हो जाएगा, इसको पहचानने वाला जो यंत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। तो इस बात को आप नोट करते चले। अब आप देखिए, अभी आपने 10th में पढ़ा, यहां पर भी मैं यहाँ पे इसका डायरेक्शन बताऊंगा। तो 10th में आपने पढ़ा, तो 10th में ये पढ़ा कि वैद्युत धारा का डायरेक्शन होता है, इसकी दिशा होती है, किधर से किधर की तरफ होती है, जिधर इलेक्ट्रॉन, अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मुक्त, जो इलेक्ट्रॉन अगर इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जिधर की तरफ गतिमान है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में किसका दिशा होता है, इस करंट की दिशा होती है। इस इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट की दिशा होती है। क्यों होती है, क्या कारण है, इन सब चीज का मैं आपको उत्तर देने वाला हूं। तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोपगेट करता है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ, पोटेंशियल मतलब विभव, ठीक है ना, मतलब कि ऋणात्मक विभव से धनात्मक विभव की तरफ ये आपका इलेक्ट्रॉन मूव करता है, गतिमान होता है, और धनात्मक विभव से ऋणात्मक विभव की तरफ जो डायरेक्शन होता है किसका, वैद्युत धारा का होता है। तो इसकी जो दिशा होती है वो किधर से किधर होती है, धनात्मक विभव से ऋणात्मक विभव की तरफ होती है। तो अभी आपने देखा कि इसका परिमाण है, वैद्युत धारा के पास परिमाण भी है, दिशा भी है,
फिर भी यह एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर मतलब क्या? अदिश राशि होती है। वैद्युत धारा क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में यह बन रहा होगा कि भाई कोई भी सदिश राशि, ऐसी राशि जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों हो, उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। लेकिन यहां जो वैद्युत धारा है, इसकी दिशा भी है धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ, और इसका परिमाण भी है। फिर भी मैं पगला थोड़ा ना गया हूं, मैं अभी होशो-हवास में बोल रहा हूं कि जो आपका वैद्युत धारा होता है वो क्या होता है? स्केलर यानी कि अदिश राशि होती है। ऐसा क्यों? तो जो स्केलर या सदिश मतलब कि आपका स्केलर या अदिश राशि या वेक्टर या सदिश राशि का जो डेफिनेशन होता है कुछ इस तरह से होता है। मान लीजिए आपको सदिश राशि को अगर डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसी भौतिक राशि जिसके पास परिमाण और दिशा तो हो, उसके साथ ही वो सदिशों के योग नियम का भी पालन करता हो। सदिशों के योग नियम का भी क्या करता हो? वो पालन करता हो, तब जाके वो सदिश राशि होगी। अगर इन तीनों में से अगर मान लीजिए कि अगर उसके पास दिशा नहीं हो या वो सदिशों के योग नियम का पालन नहीं करता हो तो वो सदिश राशि नहीं होगी। ये दोनों जरूरी है। किसी भी राशि को सदिश होने के लिए क्या क्या जरूरी है? उसके पास परिमाण तो हो, ये तो श्योर है कि परिमाण तो हो। दूसरी चीज उसके पास क्या हो? दिशा भी हो, डायरेक्शन भी हो। और तीसरी चीज, अगर उसके पास डायरेक्शन है तो सदिशों के सारे नियम को क्या कर रहा हो? ओबे कर रहा हो, उसका पालन कर रहा हो। मतलब सदिश योग के सारे नियम का वो क्या कर रहा हो? पालन कर रहा हो, तब वो सदिश राशि होगी। तो आपकी ये जो वैद्युत धारा होती है ये एक अदिश राशि होती है। वैद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। अब ये अदिश राशि क्यों होती है? इसके पास परिमाण भी है, दिशा भी है, लेकिन यह केवल सदिशों के योग नियम का पालन नहीं करती है। इसलिए ये कौन सी राशि होती है? एक अदिश राशि होती है। अगर ये सदिशों के योग नियम का भी पालन करती तो ये कौन सी राशि हो जाती? सदिश राशि हो जाती। तो ये एक अदिश राशि है क्योंकि ये सदिशों के योग नियम का पालन नहीं करती है। अब ऐसा क्यों नहीं करती? आप देखिए, सपोज कीजिए कि अगर यहां से कोई 5 एम्पियर की करंट आ रही है और यहां से 90 डिग्री पे, कितने डिग्री पे? मान लीजिए कि ये दोनों एक इधर की तरफ है, यहां से 5 एम्पियर करंट जा रही है, इधर से 3 एम्पियर की करंट जा रही है। तो अगर एक तीसरा तार इधर लगाया जाए तो इसमें कितने एम्पियर की करंट जाएगी? ये 8 एम्पियर की करंट जाएगी। मतलब कि बिल्कुल जितना इसका परिमाण है उतना ही इसके परिमाण को हमने जोड़ दिया, इसके डायरेक्शन को ध्यान में ही नहीं रखा। अगर ऐसा ही मान लीजिए कोई 2 वेक्टर होता, एक वेक्टर इधर की तरफ होता, सपोज कीजिए कि ये 5 होता और ये कितना होता? 3 होता, तब इसका जो परिणामी हम निकालते तो ये देखते इसके बीच का एंगल कितना है। अगर इसके बीच का एंगल 90 होता तो इसका परिणामी हम आर निकालते तो आर क्या हो जाता? अंडर रूट ये पहले वाले वेक्टर का स्क्वायर, इसका परिमाण आर 5 स्क्वायर प्लस ये 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ab cos थीटा, 2a मतलब 5, b मतलब 3 और cos 90, यहाँ दोनों के बीच का एंगल 90 है तो 90 cos 90 जीरो होता है, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? जीरो। और इसका जो परिमाण आता वो कितना आता? ये 25 प्लस 9 कितना हो जाता? रूट में 25 9 आपका 34 हो जाता, रूट में कितना? 34 हो जाता। जबकि इन दोनों का यहां पर भी देखिए 5 और ये 3 है, दोनों का परिमाण सेम है, लेकिन ये वेक्टर है इसलिए इसका परिमाण इतना आएगा। मतलब इसके परिणामी का जो परिमाण आएगा वो रूट 34 आएगा अगर वेक्टर मानते हैं। तो अगर स्केलर है तो आप जैसे जितना ये है उतना इसको जोड़ देंगे तो इसका परिमाण आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार से इस नियम का ये वैद्युत धारा पालन करती है। अगर इधर से मान लीजिए 5 आ रहा है, इधर से 3 आ रहा है तो इधर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब इसके एंगल को कितना भी घटाएंगे, इसको 0 भी कर देंगे तो 8 ही होगा, 90 डिग्री भी तो कर देंगे तो 8 ही होगा, 120 डिग्री भी कर देंगे तो
8 ही होगा, इसके परिमाण में, परिणामी में कोई भी अंतर नहीं आने वाला है। इसलिए हम यहां से कह सकते हैं कि वैद्युत धारा क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। तो आपने देखा कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, ठीक है। अब अदिश राशि होती है क्यों? क्योंकि ये सदिशों के योग नियम का पालन नहीं करती है, लेकिन इसके पास दिशा होता है। तो अब इसकी दिशा, अब दिशा होता है, इसकी दिशा किधर किधर की तरफ होती है? इसकी दिशा धनावेश से ऋणावेश आप लिख सकते हैं, या पॉजिटिव विभव इसको पॉजिटिव लिख लीजिए या धनात्मक विभव लिख लीजिए, धनात्मक विभव से ऋणात्मक विभव की तरफ होती है। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लें। अब हम देखते हैं कि जो ये वैद्युत धारा किसी तार में फ्लो करती है तो एक्चुअली में कैसे फ्लो करती है, ठीक है ना। क्या कारण है, क्यों बैटरी लगाने से वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है किसी तार में, उसका फिनोमेना, अंदर से उसकी फीलिंग क्या है, इस बात को हम समझने वाले हैं। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, तब हम देखते हैं कि वैद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है। बच्चों अब हम देखेंगे वैद्युत धारा का प्रवाह। अगर मान लीजिए कोई तार है, इसको हमने क्या कर दिया है, जूम कर दिया है, बहुत मोटा कर दिया। इतना मोटा आपने तार देखा नहीं होगा, बहुत पतला आपने तार देखा होगा, लेकिन हमने आपको इसके अंदर का फील दिलाने के लिए, सपोज कीजिए कि हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, जूम कर दिया। जूम करने के बाद हम क्या देखेंगे, एक्चुअली हमारी आंखों को क्या दिखाई देगा कि ये तार है ना, ये तार एटम से मिलकर बना होता है। एटम मतलब क्या, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो ये तार के अंदर ये बहुत सारे परमाणु हैं। और कोई भी चालक जो तार होता है, कोई भी चालक तार, तो उसके कोई भी चालक तार, आपको चालक के बारे में पिछले वीडियो में बताया था कि चालक तार क्या होता है, ठीक है। तो जब चालक आपको बताया जा रहा था और कुचालक के बारे में बताया जा रहा था, तो मैं चालक के बारे में बताया था कि चालक ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके लास्ट ऑर्बिट में, अंतिम वाले ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है या तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। रूम टेम्परेचर पे ही, आपके रूम के टेम्परेचर पे 27 डिग्री सेल्सियस पर ही सारे एटम से, अधिकतम एटम से, जितने भी इसके पास परमाणु हैं, इसके लास्ट वाले जो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो बाहर हो जाते हैं। वो इस एटम से क्या हो जाते हैं, बाहर होता है। इन सारे एटम से वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। और इसके अंदर असंख्य संख्या में ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये अपने स्थान पे फिक्स नहीं होते हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर रैंडमली क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। रैंडमली मूव करने का मतलब क्या, रैंडम मतलब क्या, आवारा, ठीक है ना। आवारों के तरह ये क्या कर रहे होते हैं, मुक्त, एकदम फ्री स्टेट में ये क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। आवारों का मतलब क्या, कभी इस घर तो कभी उस घर, तो कभी ऐसे जिग जैग में बिना किसी उद्देश्य के एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते रहना, घूमते फिरते रहना। मतलब कि कोई भी उद्देश्य ना है, फिर भी अपने समय को बर्बाद करते रहना और एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते रहना, मूव करते रहना। लेकिन ऐसे लोगों को भी दवा है, अगर अच्छा कोई गुरु मिल जाए या अच्छा सिखाने वाले मिल जाए, तो यही जिनको लोग, समाज के लोग आवारे कहते हैं, वो महान भी बनते हैं। उनको एक अच्छा से दिशा दे दिया जाए तो वो, उनके पास दिमाग तो होता ही है, खुराफात करने का दिमाग जिसके पास है, उसके पास कुछ भी करने का दिमाग होता है, बशर्ते उसको एक अच्छा रास्ता दिखाने वाला क्या मिल जाए, कोई टीचर मिल जाए, कोई ट्यूटर मिल जाए उसको, ठीक है। अगर एक बार वो अच्छा रास्ता पकड़ेगा तो वो अच्छा से अच्छा काम ही करता जाएगा। तो वैसे ही इसके अंदर ये बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आवारे इलेक्ट्रॉन है। आवारे इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इसको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन अंग्रेजी में कहते हैं। मुक्त मतलब इधर उधर वो क्या कर रहे होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे। जब तक इसको
मतलब कोई भी किसी एक्सटर्नल सोर्स से नहीं जोड़ा गया, तब तक इसके अंदर ये सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम से बाहर हो गए और कभी इधर इस एटम से टकराकर इधर की तरफ टकराने का मतलब क्या है, किसी एक आदमी से झगड़ा किए, दूसरे आदमी से झगड़ा किए, इधर कभी उधर, बिना मतलब का, बिना किसी उद्देश्य का ये इधर उधर जिग जैग मोशन कर रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो कभी इससे ये टकराएगा, कभी इससे टकराएगा, कभी इससे टकराएगा, कभी इससे टकराएगा, कभी इससे टकराएगा, मतलब इसका जो मोशन होगा वो जिग जैग इसी के अंदर रैंडम मोशन होता रहेगा और किधर की तरफ भी ये जाएगा नहीं। तो इसके वजह से जो करंट बनेगी, इधर वाली करंट इसके पीछे वाले करंट से कट जाएगी, मतलब ऑन द होल ये करंट एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और इसके अंदर कोई भी वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही होगी। अब बात यह रही कि अब इससे हमें काम करना है, इन आवारे इलेक्ट्रॉनों से, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों से हमें काम निकालना है। हम लोगों ने एक थियरी पढ़ा जिसमें यह बात पता चली कि अगर किसी फिक्स डायरेक्शन में आवेशों को मूव करा दिया जाए, गतिमान कर दिया जाए, तो उससे एक नई भौतिक राशि बनती है जिसको हम वैद्युत धारा कहते हैं। तो हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन तो हैं जिनका दिशा कुछ नहीं है, इधर इधर क्या हो रहे हैं, वो भटक रहे हैं, तो उनको दिशा देने के लिए हम क्या काम करेंगे, हम वहां पे अपना दिमाग लगाएंगे। तो आप लोगों ने ये पढ़ा था, आवेशों के बारे में पढ़ा था, आवेशों के गुणों के बारे में पढ़ा था। तो आवेश का पहला और दूसरा गुण क्या था? आवेश का जो पहला गुण ये था कि विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है, और सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश हम जानते हैं कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो अब इनको एक डायरेक्शन में मूव कराने के लिए आपका दिमाग क्या कैसा, मान लीजिए कि आप ऐसा सोचे कि यहां पे कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए, यहां पे एक बहुत बड़ा धनात्मक आवेश रख दिया जाए, तो क्या होगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन, कैसा इस पे आवेश है, नेगेटिव आवेश है, तो सारे ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ क्या हो जाएंगे, मूव करने लगेंगे। एक एग्जांपल से समझाऊं तो आप समझिए कि जो गांव में आवारे लोग होते हैं, अब आवारा का मतलब क्या है, इसका यूज भी किया जा सकता है, कोई आवारा नहीं होता है, लेकिन अगर कभी ऐसा कोई परिभाषा है तो वो क्या करेंगे, ये गांव में अगर कोई फंक्शन पड़ा हुआ है, कहीं नाच आ गया, तो सबसे पहले उधर की तरफ वो सारे आवारे लोग क्या हो गए, भाग के जाएंगे। तो वही समझ लीजिए कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो नाच है, और ये सारे आवारे इलेक्ट्रॉन है, और इनको पता चल गया है कि यहाँ पे व्यवस्था क्या है, बहुत बढ़िया होने वाली है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ भागना चाहेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज के पास, इस फंक्शन के पास भागना चाहेंगे। ठीक है, अब बात यह है कि जो दूर वाला है वो सोचेगा कि जाए कि ना जाए, इसको थोड़ा ज्यादा मेहनत पड़ेगा, ये धीरे धीरे यहां तक पहुंचेगा, लेकिन जो पास में है, यहां का इलेक्ट्रॉन है, वो यहां पे जल्दी पहुंच जाएगा। क्यों? अब क्यों, जो नजदीक में है वो जल्दी पहुंचेगा भाई, उस पर ज्यादा ही इसका इफेक्ट रहेगा। तो वैसे ही यहां पर भी है, तो आप देखेंगे ये धन आवेश है, तो ये इस पे अगर हम वैद्युत बल की बात करें तो ये पास वाले इलेक्ट्रॉनों पर ज्यादा बल लगाएगा और दूर वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, थोड़ा इस पे कम बल लगाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन तो बहुत आसानी से आ जाएगा इधर की तरफ, लेकिन इसके बीच वाले इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इसको मुश्किल होगा आने में, फिर इन सारे इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा सा और ज्यादा मुश्किल होगा आने में, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा मुश्किल होगा आने में। ठीक है, तो हम क्या करें कि जितना बड़ा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा, उतना ही बड़ा यहाँ पे क्या रख दे, नेगेटिव चार्ज रखते हैं। समझ लीजिए कि यहाँ पे हमने पुलिस रख दिया, ठीक है ना, आवारे पुलिस को देखकर क्या करते हैं, पुलिस की तरफ थोड़ा ना भागते हैं, किधर की तरफ भागते हैं, पुलिस के अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे क्या है, नाच और खाने पीने की अच्छी व्यवस्था। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ क्या होंगे, भागेंगे। ये पुलिस है, इसको क्या करेगा, इसका पीछा करेगा। ठीक है, तो और भी तेजी से भागेंगे, ये पास में है तो ये थोड़ा और तेजी से भागेंगे, ये वाले सोचेंगे अरे आओ वहां आप तो बहुत दूर पे है। ठीक है, तो ये यहाँ पे यही कंडीशन है कि ये आप जानते हैं, देखिए अब फिजिक्स यहाँ पे लगाइए, फिजिक्स लगाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है, ये नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो आप ये देखेंगे, इस अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये इस पे ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा, लेकिन इसके द्वारा इस पे बहुत कम फोर्स लग रहा होगा। इसी तरह से अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ये इस पे ज्यादा फोर्स इधर की तरफ लगा रहा होगा और इसका इस पे इधर की तरफ कम फोर्स लग रहा होगा। ऑन द होल देखें तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे अगर जितना यहाँ नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रख दिया जाए, तो ऑन द होल सारे इलेक्ट्रॉन पर लगभग एक बराबर बल लगेगा और सब इधर की तरफ एक फिक्स वेलोसिटी से क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। और उस औसत
वेग को एक हम नए नेम से जानते हैं, एक नया नाम से जानते हैं, जिसको हम अनुगमन वेग कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। ऐसा क्यों होता है थोड़ा सा आप समझिए। एक और एग्जाम्पल के बारे में मैं बात करूं तो आप ये समझ सकते हैं। सपोज कीजिए कि एक पूरा गली है, कहीं मार्केट है, एक गली है, गली ऐसा है कि केवल मतलब कि उसमें एक, अब मान लीजिए कि पूर्व से पश्चिम दिशा में क्या है, एक कोई गली है, या तो निकास पश्चिम दिशा में है, एंट्री क्या है, पूर्व दिशा में, या तो पश्चिम दिशा में एंट्री है और निकास किधर की तरफ है, पश्चिम दिशा में है। और आपसे ये कहा जाए, उसमें सभी लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, और कहा जाए कि इधर से एक पागल हाथी आई, किधर से, पूर्व दिशा से एक पागल हाथी क्या हो रही है, आ रही है। तो अब क्या होगा, जितने भी लोग, दुकानदार, उसके अंदर जो कुछ भी व्यवस्था है वो सब बिगड़ जाएगा और सारे लोग भागने लगेंगे किधर की तरफ, पश्चिम दिशा की तरफ। पूरब से हाथी आ रही है, पागल हाथी, तो सब लोग को अपने अपने जान बचाने के लिए किधर भागेंगे, पश्चिम दिशा की तरफ भागेंगे। और जब भागेंगे तो क्या होगा वहां पर कि कोई उसमें बूढ़ा होगा, कोई जवान होगा, कोई बच्चा होगा, कोई औरत होगा। तो सबके भागने की स्पीड तो एक बराबर होगी नहीं, तो क्या होगा, टक्कर होगा। अगर कोई बूढ़ा आदमी किसी जवान आदमी से टकराएगा तो वो धीरे चल रहा होगा, लेकिन जब जवान आदमी उसको धक्का देगा तो उसकी वेलोसिटी थोड़ा सा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जो जवान आदमी है इसकी वेलोसिटी थोड़ा सा उससे टकरा कर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्टार्टिंग में तो नहीं, स्टार्टिंग में तो तीतर बितर ही रहेगा, सबकी वेलोसिटी जैसी नहीं, लेकिन आप मिनटों 2 मिनट में देख लेंगे लगभग सब एक वेलोसिटी से उस गली में क्या करने लगेंगे, भागने लगेंगे। मतलब कि आपको लगेगा कि सब 1 बाय 1 उस गली से एक तरफ पश्चिम दिशा की तरफ क्या हो रहा है, निकल रहे हैं। यानी कि सब टकरा कर या इधर उधर एक दूसरे से एडजस्ट होकर सबकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक बराबर हो जाएगी। तो वो समय आपको ज्ञात करना है जब सबकी वेलोसिटी क्या हो जाए, एक बराबर हो जाए। तो उस समय प्रत्येक आदमी की जो वेलोसिटी होगी उसको हम कह सकते हैं अनुगमन वेग, उसको हम कह सकते हैं कि सबकी औसत चाल है वो। ठीक है, मतलब कि न कोई वहां तेज भाग रहा है, न कोई धीरे भाग रहा है। वैसे ही अगर मान लीजिए कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा दिए तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसके सामने ये कोई अगर आपका कोई एटम है तो ये से टकराएगा। अब मान लीजिए टकरा कर फिर से ये इधर जाएगा, फिर आएगा, तो इस तरह से मान लीजिए कि ये पहले ये कोई इलेक्ट्रॉन है, आगे पीछे एटम है, तो कुछ पहले ये आगे आएगा, फिर इससे टकरा कर पीछे जाएगा, पीछे आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर ऐसे टकरा कर कुछ यहां तक पहुंचा। तो इतनी देर में यहां से ये टकरा कर यहां तक पहुंचा। ऑन द होल ये टकराते हुए ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव की तरफ चला जाए, ये इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ आएगा, इस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही आएगा। तो जब एक बार यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तक देंगे तो ये टकराने के बाद इन सारे इलेक्ट्रॉनों की एक एवरेज स्पीड बन जाती है, जैसे कि वहां पे लोगों की स्पीड, एवरेज स्पीड बन जाती है, और उस औसत वेग को हम कहते हैं अनुगमन वेग कहते हैं। तो अभी अनुगमन वेग को मैं डिफाइन करूंगा, उसके पहले आप लोग इस बात को समझ रहे हैं कि एक हमें वैद्युत धारा प्राप्त करनी है तो क्या करना पड़ेगा, किसी भी तार के एक एंड को पॉजिटिव चार्ज से, या आप कह सकते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल से, धनात्मक विभव से जोड़ना पड़ेगा, और दूसरे एंड को, दूसरे सिरे को नेगेटिव विभव से क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तब जाके उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन नेगेटिव विभव से पॉजिटिव विभव की तरफ क्या करने लगेंगे, भागने लगेंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव विभव से पॉजिटिव विभव की तरफ भागने लगेंगे तो इसके अंदर एक वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, इधर से इधर की तरफ, जिधर ये इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर है और नेगेटिव चार्ज यहां पर है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, वैद्युत धारा को प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे कि ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कौन करता है हमको। मान लीजिए कि अगर आप बहुत सारे एग्जांपल्स देखें तो बैटरी में 2 ध्रुव होते हैं, आपने देखा, एक रेड कलर का होता है, एक ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का होता है। तो ब्लैक वाले को हम क्या मानते हैं, नेगेटिव, और रेड वाले को क्या मानते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल मानते हैं, मतलब उसका उच्च विभव मानते हैं रेड वाले को, और निम्न विभव मानते हैं किसको, ब्लैक वाले को। ठीक है, तो बैटरी एक ऐसी सिस्टम है जिसमें 2 उसमें पोल होते हैं, एक उच्च विभव का, एक निम्न विभव का। ठीक है, तो अगर
अगर इस तरह का कंडीशन उत्पन्न करना, एक जगह पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब धनात्मक विभव और दूसरे जगह नेगेटिव पोटेंशियल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तार को किससे जोड़ना पड़ेगा, इस तार को किससे जोड़ना पड़ेगा, इस तार को एक बैटरी से जोड़ना पड़ेगा। इस तरह से एक बैटरी से जोड़ दिए। इस छोटे वाले डंडे का मतलब क्या है कि निगेटिव पोटेंशियल मतलब इसका लोअर पोटेंशियल आप कह सकते हैं। इसको हम नेगेटिव मानते हैं और इसको पॉजिटिव मानते हैं। तो ये पॉजिटिव यहां आ गया, ये नेगेटिव यहां आ गया। ये सारे इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ भागेंगे, इधर की तरफ भागेंगे। और जब इधर की तरफ भागेंगे तो वैद्युत धारा की दिशा अभी बताई गई, अभी मैं समझाऊंगा भी क्यों ऐसा लिया गया। वैद्युत धारा की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन जिधर भाग रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन जिधर की तरफ मूव कर रहे होते हैं, उसके उल्टे दिशा में होती है। उसके क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। यानी कि ये धनात्मक विभव से ऋणात्मक विभव के तरफ होती है। सबसे पहले हम बैटरी का फंक्शन देखेंगे। अगर ये मान लीजिए कि यहाँ पे V वोल्ट की बैटरी आपसे कही जा रही है कि इस तार को किसी V वोल्ट के बैटरी से आपने क्या किया है, जोड़ा है, तो इस V वोल्ट के बैटरी का मतलब क्या हुआ, इन दोनों टर्मिनल के बीच का विभवांतर बताता है ये V वोल्ट। आप कह सकते हैं अगर यहां का इस छोटे वाले डंडे का विभव 0 हो तो इसका विभव क्या होगा, V होगा। तब जाके यहां का विभवांतर देखें तो क्या हो जाएगा, V माइनस 0, यानी कितना हो जाएगा V। तो अगर ये V लिखा गया है, इसका मतलब इन दोनों का जो विभवांतर है वो कितना है, V है। अगर मान लीजिए यहाँ 12 वोल्ट लिखा गया है तो इसका इस तरह से कुछ ये सिचुएशन हो सकता है, यहाँ पे +6 वोल्ट हो जाए और यहाँ पे -6 वोल्ट हो जाए, तब ये 12 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर डेल्टा V देखेंगे तो 6 माइनस 6 लिखेंगे तो 6 माइनस क्या हो जाएगा, +6 बराबर क्या हो जाएगा, 12। अगर यहाँ पे 12 वोल्ट है, अगर इसको आप 0 मान लें कि यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का विभव 0 है, तो यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, 12 में से 0 घटाएंगे क्या हो जाएगा आपका, 12 में 0 घटाएंगे 12 ही हो जाएगा, 12 वोल्ट। अगर यहाँ का मान लीजिए 2 मान रहा है, यहाँ का 2 है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होना पड़ेगा, 14 में से 2 जाएगा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि अगर जितने वोल्ट यहाँ लिखा गया है, इन दोनों टर्मिनलों का, इन दोनों डंडों के बीच का जो आपका विभवांतर होगा वही इसके वोल्टेज वैल्यू को बताता है। ठीक है, तो आपने ये समझा कि ये वोल्टेज वैल्यू को इन दोनों के बीच का विभवांतर ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप देख रहे हैं कि बैटरी आपको प्रोवाइड क्या कर रही है, यहाँ पे बैटरी ये दे क्या रही है, V वोल्टेज देने का मतलब क्या दे रही है, बैटरी आपको एक वैद्युत ऊर्जा देती है और वही वैद्युत ऊर्जा इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कराने में, मूव कराने में क्या करता है, वर्क करता है। अगर यहाँ पे ये ऊर्जा ना दे तो ये इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेंगे और इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो बैटरी होता है क्या देता है, इन इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा प्रदान करता है मूव करने के लिए निगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अब चलिए, अब आपके दिमाग में बन रहा होगा जब इलेक्ट्रॉन इधर से निगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो हमने वैद्युत धारा की दिशा इस निगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ क्यों नहीं माना। आपके दिमाग में ये बात बन रही होगी। तो बच्चों, कोई भी ऊर्जा से प्रवाहित होने वाली चीज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या होती है, फ्लो करती है, प्रोपोगेट करती है। जैसे अगर मान लीजिए कि एक बांध है, बांध के इतना ऊंचाई वो बांध है और वो पूरा फुल ऑफ वाटर, उसके पीछे पूरा पानी भरा हुआ है और यहाँ नीचे भी एक तालाब है, उसमें पानी भरा हुआ है। तो क्या ये तालाब से पानी उठकर उस बांध में जाएगा कि वहां से अगर कोई होल कर दिया जाए तो वहां से पानी इस तालाब में गिरेगा? तो जब होल किया जाएगा बांध में तो वहां से पानी तालाब में गिरेगा, तालाब से उठकर अपने आप पानी ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। अगर किसी एक्सटर्नल सोर्स से अगर आप कोई मोटर लगा दे तो मोटर से पानी वहां तक पहुंचाया जा सकता है, वो अलग बात है, लेकिन उसके लिए एक एक्सटर्नल सोर्स आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कहीं पर भी एनर्जी का जो फ्लो होता है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है। तो वहां से बांध अगर टूट जाए और पानी बहने लगे तो कब तक उससे पानी बहने लगेगा, जब तक कि दोनों का विभव मान समान ना हो जाए, मतलब कि जब तक दोनों का लेवल एक दूसरे के बराबर ना हो जाए तब तक वो पानी इधर से
उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ क्या करता रहेगा, प्रोपोगेट करता रहेगा। तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एनर्जी को कैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी कैरी तो इधर से ये निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ किए, लेकिन इससे जो प्रोड्यूस होने वाली जो फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, वो धारा है, वैद्युत धारा है, और इसकी दिशा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव के तरफ ही होगी। तो आप देख रहे हैं ये जो यहाँ पे जो इसका पोटेंशियल है वो क्या है, हायर पोटेंशियल है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो क्या है, लोअर पोटेंशियल है। इसलिए ये जो करंट की दिशा होगी वो किधर से किधर की तरफ होगी, जो ये करंट की जो दिशा होगी वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ ही होगी, ठीक है। अब रही बात ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ क्यों प्रोपोगेट करते हैं, एक बात तो क्लियर हुआ ना कि आपकी जो ये वैद्युत धारा है, आप जानते हैं अभी आप वैद्युत ऊर्जा निकालेंगे तो E = VIT होगा। तो ये ऊर्जा इस करंट का क्या बन रहा है, कारक बन रहा है, करंट इस ऊर्जा का कारक बन रहा है। तो हमेशा ये जो करंट होगा, वो ये जो वैद्युत धारा होगा वो किधर से किधर प्रोपोगेट करेगा, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ क्या करेगा, प्रोपोगेट करेगा। इसलिए इसकी दिशा हम किधर से किधर लेते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं। तो ये जो हमारी कन्वेंशनल करंट है, दो तरह की करंट होती है, एक अपने सुविधा के अनुसार हम ले लिए हैं कि इसकी जो दिशा होती है वो किधर से किधर की तरफ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ होती है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक करंट होती है, इलेक्ट्रॉनिक जो धारा होती है, इलेक्ट्रॉनिक वैद्युत धारा होती है, उसकी दिशा किधर की तरफ होती है, जिधर की तरफ ये इलेक्ट्रॉन प्रोपोगेट करता है उधर की तरफ होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की दिशा को हम नहीं जनरली लेते हैं, हम कौन से, कन्वेंशनल करंट की दिशा लेते हैं। और ये जो कन्वेंशनल करंट है जो हमेशा हम यूज करते हैं हमारे आम भाषा में, फिजिक्स के भाषा में, जो करंट की दिशा होती है जिधर की तरफ ये धन आवेश प्रोपोगेट करेगा। ऋण आवेश तो इधर की तरफ, ये बैटरी लगाने से ऋण आवेश तो इधर की तरफ प्रोपोगेट कर ही रहा है, लेकिन धन आवेश किधर से किधर की तरफ प्रोपोगेट करेगा, किधर से किधर की तरफ गतिमान होगा। तो धन आवेश हमेशा धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की तरफ क्या करेगा, प्रोपोगेट करेगा जब उससे किसी बैटरी से जोड़ा जाए तो। और वही धनात्मक आवेश जिस पथ पे चलता है, जिधर की तरफ चलता है, वही वैद्युत धारा की दिशा हो जाती है। इसको क्यों पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ होता लिया जाता है, धारा हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या करती है, प्रोपगेट करती है। आपका आंसर क्या होगा कि वैद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ क्या करती है, प्रवाहित होती है। इसलिए वैद्युत धारा की दिशा हम किधर से किधर लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ मानते हैं। तो अभी आप ये याद रखें कि जो वैद्युत धारा की दिशा होती है वो धन आवेश से किधर की तरफ होती है, ऋण आवेश की तरफ होती है। किसी भी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित कैसे होती है, जब इसको बैटरी से जोड़ते हैं तो यहाँ धनात्मक पोटेंशियल हो जाता है और यहाँ पर ऋणात्मक पोटेंशियल हो जाता है। इस ऋण की वजह से ये इलेक्ट्रॉनों पर इधर की तरफ क्या होने लगता है, फोर्स लगने लगता है, और ये धन की वजह से इसको अपनी तरफ खींचता है। तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करेंगे तो इसमें एक वैद्युत धारा प्रभावित होगी जिसकी दिशा धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की तरफ हो जाएगी। एक तो हमने इसको फील के साथ समझा कि इसकी दिशा इधर की तरफ क्या हो जाएगी, प्रोपोगेट हो जाएगी। एक दूसरा भी इसमें हम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का। जब इसको बैटरी से जोड़ते हैं तो बैटरी इसको क्या प्रोवाइड करता है, अगर यहाँ पे भी है, इसको जीरो मानते हैं तो इसका पोटेंशियल क्या मानेंगे, भी मानेंगे। अगर ये विभवांतर भी है तो यहाँ पे जीरो है तो इसका भी, तो यहाँ पे ये जीरो पोटेंशियल हो जाएगा और यहाँ पे भी, यानी कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा डीवी हो जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, भी के। डीवी मतलब क्या, v माइनस जीरो, v माइनस जीरो, तो यानी कि v हो जाएगा। और यहां से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मान लीजिए कि स्टार का लेंथ कितना है, l है। तो अगर मान लीजिए ये x1 पोजीशन है, ये x2 पोजीशन है, तो यहाँ पे अगर dx निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, dx की वैल्यू x1 माइनस x2। तो दोनों के x1 माइनस दोनों के बीच का पोजीशन डिफरेंस अगर देखा जाए तो l ही तो है। तो यहाँ पे अगर आपसे ये पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड E का मैग्नीट्यूड क्या होता है, dv अपान dr होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। इस फार्मूले को पिछले चैप्टर में आपको बताया गया था। अगर इसको लिखा जाए तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, v बाई एल। तो यहाँ E देखिए, यहाँ पे
इसका L लेंथ है और यहाँ पे V विभवांतर है दोनों सिरों के बीच में, तो यहाँ V बाई L यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे V बाई L एक वैद्युत क्षेत्र प्रोड्यूस हो रहा है। और आप जानते हैं कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश रख दिया जाए तो उस पर एक बल लगेगा, उस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। और ये ऋणात्मक आवेश है तो इस पे जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिधर की तरफ ये वैद्युत क्षेत्र है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा किधर से किधर की तरफ होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा पॉजिटिव चार्ज से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं धनात्मक चार्ज से, और ऋणात्मक चार्ज पे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी ये धनात्मक आवेश यहाँ पे होगा, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो कुछ इधर की तरफ होगी, धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की तरफ। तो अगर इधर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों पर बल किधर की तरफ लगेगा, जिधर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इन सारे इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगेगा, बल लगेगा। इसलिए इस वैद्युत क्षेत्र की वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे, गतिमान हो जाएंगे। तो आपने फिजिक्स के भाषा में भी देखा कि ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ ही मूव करेंगे, और आपने फील भी किया कि ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ ही क्यों मूव करेंगे। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन हमेशा इस लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे, और जो वैद्युत धारा की दिशा होगी वो हमेशा इस उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होगी। इस बात को आपने समझ रखा। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा कि आज किस तरह से इस लेक्चर में आपको वैद्युत धारा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो दिया गया। अब इसके आगे वाला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन एक फिक्स वेलोसिटी से एक औसत वेग से इधर की तरफ मूव कर रहा है, और उस औसत वेग का नाम क्या है, अनुगमन वेग होता है। तो अब अनुगमन वेग का परिभाषा क्या होता है, अनुगमन वेग का फॉर्मूला क्या होता है, और इसके फॉर्मूले को कैसे हम डिराइव करते हैं, इसको मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। उसके साथ ही इस अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में क्या संबंध होता है इसको भी मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दें, और जो लोग चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।